हेलो एवरीवन, वेलकम टू केक्सो स्टडी। चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्री फॉल क्या है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्रीली फॉल की। इफ यू ड्रॉप अ पेपर एंड अ स्टोन टुगेदर, विल दे हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम? मोस्ट पीपल थिंक हेवियर ऑब्जेक्ट्स फॉल फास्टर, बट इज दैट रियली ट्रू? इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक बॉल और एक फेदर ले लिया। इसको हम सेम हाइट से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। इसको समझने से पहले आप समझिए कि थ्रो किसे कहते हैं और ड्रॉप मीन्स क्या है। थ्रो मीन्स बेटा, जब आप ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट छोड़ते हो, ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हो, तो वो तो है थ्रो। उसके लिए आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, और जब आप फोर्स एक्सर्ट करके किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होता है, जैसे 10 हो या 15 हो। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका इनिशियल वेलोसिटी वो रहती है। ड्रॉप करना क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप छोड़ते हो हाइट से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को जब आपने हाइट से छोड़ दिया उसे हम कहते हैं ड्रॉप करना। जिस केस में ड्रॉप के केस में क्या इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 हो जाएगी। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया, बॉल और फेदर को ड्रॉप किया, ठीक है, सेम हाइट से। इन पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जिसे अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो अर्थ इनको क्या कर रही है, अपने सेंटर की तरफ इन ऑब्जेक्ट्स को खींचती है। अब इन पर एक तरफ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और दूसरा जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, आप एयर रेजिस्टेंस कह सकते हो। जिस फोर्स को आप क्या कह सकते हो, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस। और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर। एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं इस एयर रेजिस्टेंस या इस फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर दूं जब हमारा ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरेगा। और उस केस में हम इसे क्या कह देते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल जो है, जब सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो और कोई दूसरा फोर्स ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ एक बार डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी without any air resistance or external force. In simple terms, if you drop something and no other force except gravity on it, it is in free fall. फ्री फॉल में सिर्फ ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फ्री फॉल है वो। एक और पढ़ लेते हैं यहाँ। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज ओनली एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी। फ्रीली फॉलिंग किसे बोलेंगे, जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो। दिस मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस। उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है, फ्रीली फॉल हो रहा है। ठीक है, गैलीलियो ने भी ये प्रूव किया था, इफ देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट्स वेदर लाइट एंड हेवी फॉल एट द सेम रेट। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट्स गिर रही हैं, तो सभी ऑब्जेक्ट्स चाहे वो लाइट हैं या हैवी हैं, वो सेम रेट से ही गिरेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चले थे बॉल और फेदर का। अगर मैं यहाँ वैक्यूम ले लूं, अगर मैं वैक्यूम ले लूं और इन्हें हम हाइट से गिराएं, सेम हाइट से, तो ये सेम टाइम में अर्थ पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर हम वैक्यूम ना लेके यहाँ पर एयर हो, तो इस फेदर को जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में। ठीक है, ये बॉल जो है वो जल्दी से अर्थ पर पहुंच जाएगी, जबकि इस फेदर को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या करेगी, इसको स्लो कर देगी। इस फेदर को एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, स्लो कर देगी, और ये देर से पहुंचेगा। बॉल पहले पहुंच जाएगी और जो ये फेदर है वो देर से पहुंचेगा अर्थ पर।
की कोशिश कर रही हूँ इस पिक्चर के थ्रू कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये बच्चा क्या कर रहा है, इस बॉल को ड्रॉप कर रहा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिरती है तब उसका मोशन जो होता है वो कैसा कहलाता है, एक्सलरेटेड मोशन होता है। ठीक है। क्या रीजन है कि इसका मोशन जो है वो एक्सलरेटेड है? अर्थ क्या कर रही है, इस बॉल पर कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसके इफेक्ट से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉल की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूस क्या होती रहेगी बेटा, इंक्रीज होती रहेगी। और किससे इंक्रीज होती रहेगी, हर 1 सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती रहेगी। जैसे मैं बोलूं, 0 टाइम में इस बॉल की वेलोसिटी देखो, इनिशियल मैंने बोला 0 होगी जब ड्रॉप करते हैं। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 9.8। फिर अगले 1 सेकंड में और, यानी कि 2 सेकंड में 9.8 में आप 9.8 प्लस करो तो कितनी हो गई, 19.6। हर इसमें कितना डिफरेंस है, 1 सेकंड का है ना। हर 1 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती जाएगी। जब वेलोसिटी चेंज होती है, इफ एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस ओवर टाइम, इट इज कॉल्ड एन एक्सेलरेटेड मोशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही तो आप एक्सेलरेशन बोलते हो, कि जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन कहलाता है। और हर 1 सेकंड में वेलोसिटी किससे इंक्रीज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो ये कैसा मोशन कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इस एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उसी को हमने स्मॉल जी से डिनोट किया। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरते समय हर सेकंड अपनी वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ाती है। बट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तब क्या होती है एक्सेलरेशन, तब एक्सेलरेशन जो है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया तब उसे हम नेगेटिव लेते हैं। ऊपर की तरफ जब थ्रो करेंगे तो जी जो है वो हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब थ्रो करेंगे ऊपर की तरफ तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हर 1 सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती जाएगी। जबकि जब हम नीचे ड्रॉप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, नीचे की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो जो उसकी एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाती है। इसीलिए जब ऑब्जेक्ट्स को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तब जी को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डिक्रीज होती जाएगी। थ्रो करने में ऊपर की तरफ जब कोई चीज थ्रो की जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस में लिखी जाती है, क्योंकि हर 1 सेकंड में वो 9.8 मीटर से कम होती जाती है। ठीक है, जबकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरेगी तो हर 1 सेकंड में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखना, जी का वैल्यू नियर द इक्वेटर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है नियर द इक्वेटर। और अगर मैं बात करूं नियर द पोल्स, तो नियर द पोल्स जी का जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं स्मॉल जी डिराइव कैसे हुआ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects of masses capital M and small m separated by a distance r is given by। ये हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कैपिटल जी और दो जो ऑब्जेक्ट है उनका जो मासेस है उनका प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड किससे करना है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रखना है कि उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ठीक है, अब जी इसमें क्या था, हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
जिसका वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम हमने लिया मास ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू है 5.972 इंटू 10⁻24 केजी। स्मॉल एम क्या है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर ऑफ अर्थ एंड दी ऑब्जेक्ट। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो अर्थ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है और उसे अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। तो आर किसको डिनोट कर रहा है, अर्थ के सेंटर और उस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस को। न्यूटन सेकेंड लॉ से भी जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज आल्सो गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर अर्थ सरफेस। जो फ्रीली फॉल कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या आ जाता है, एक्सलरेटेड मोशन होता है। वो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें हम जी बताते हैं। तो हमने यहाँ एक्सलरेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, जी से। वो ऑब्जेक्ट क्या है फ्रीली फॉल, तो उस एक्सलरेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्मॉल जी। तो एफ का फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया यहाँ पर एम इंटू जी। अब हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े, एक तो हमने ये पढ़ा था एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा हमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू एम ए और जहाँ पे ए को हमने रिप्लेस कराया एम इंटू जी से। दोनों ही सेम फोर्स हैं, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया इक्वेट कर दिया। जब इक्वेट किया तो बेटा यहाँ स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, ये भी यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये भी यहाँ पर क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्मॉल जी यहाँ पर आ जाएगा। ये स्मॉल जी का वैल्यू इधर हमें क्या मिलेगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है मास ऑफ अर्थ और आर जो डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ के सेंटर से और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस था आर। फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर द अर्थ सरफेस आर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थ रेडियस। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ देखो अर्थ के सरफेस पर है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है सेंटर की तरफ खींचती है, तो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। तो हम यहाँ स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करा रहे हैं। अब हम इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि स्मॉल जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है मास एंड रेडियस ऑफ दी प्लैनेट के, ठीक है। प्लैनेट के मास पर और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे कैपिटल जी का, कैपिटल एम का जो मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल आर जो रेडियस ऑफ अर्थ है। हम स्मॉल जी के वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। देखो कैपिटल एम का जो वैल्यू है वो है 5.972 इंटू 10⁻24। ये तो कैपिटल एम का वैल्यू है। कैपिटल जी का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और ये है कैपिटल आर का वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से हमने स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट किया तो कितना आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है वीकर होती है सबसे जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। तो मून पर वीकर है और स्ट्रॉन्गर किस पर होती है जुपिटर पर। अगर मैं मून पर बात करूं ना तो मून पर जो स्मॉल जी का वैल्यू है वो होता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स कि हम अर्थ के मुकाबले मून पर 6 टाइम्स हायर जंप कर सकते हैं। क्लियर। The value of small g is not the same everywhere on the earth। जैसे मैंने आपको बताया पोल्स पर इसका वैल्यू अलग है, इक्वेटर पर अलग है। क्या रीज़न है इसके पीछे कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड विच मीन्स इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर। अर्थ का जो शेप है वो स्फेयर शेप में नहीं है, अर्थ का शेप हम जियोइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जियोइड शेप में है और जो कि पोल से तो फ्लैटेंड है और इक्वेटर पर जो है वो हमें बल्ज दिखता है। क्लियर। इसीलिए अगर मैं रेडियस की बात करूं, जैसे ये शेप है अर्थ का, ठीक है। अगर मैं अर्थ की रेडियस की बात करूं तो इक्वेटर पर अर्थ की रेडियस क्या है बेटा बड़ी है और पोल्स पर जो अर्थ की रेडियस है वो क्या है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो अर्थ हमारी फ्लैट हो जाती है और यहाँ से कैसी हो जाती है बल्ज बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो बल्जिंग एट द इक्वेटर जबकि फ्लैटेंड है ये पोल्स पर। आर का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर कम हो जाता है।
तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको वेट के बारे में पढ़ाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।